बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 15 नीलकंठ, जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ है। मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था, तो उनकी ये कहानी जो नीलकंठ है, एक मोर के बच्चे पर लिखी हुई कहानी है। महादेवी वर्मा जो थी वो जीव जंतुओं को पालने की शौकीन थी, तो वे जब कभी भी होता था, कहीं भी ऐसी जगहों से निकलती जहां ऐसे जीव जंतु मिलते तो वहां रुकती, उन्हें देखती और अगर उसमें से कोई उन्हें पसंद आता तो उसे लाके घर पर रख लेती। इस तरह उन्होंने अनेक जीव जंतुओं को अपने घर पर ही पाल रखा था। और आपने बच्चों उनकी लिखी हुई कहानी सोना पढ़ी होगी, गौरा पढ़ी होगी। ये सारी कहानियां बहुत सुंदर हैं। सोना कहानी एक हिरन के बच्चे के ऊपर लिखी हुई है। गौरा कहानी जो है वो एक गाय के ऊपर लिखी हुई है। गिल्लू गिलहरी के ऊपर की है। तो इस तरीके से ये कहानियां हैं और यहाँ पर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो नीलकंठ है, मोर के बच्चों की कहानी। तो मैंने आपको वहां तक की कहानी बताई है जब बड़े मियाँ से उनकी बातचीत होती है। वो किसी मेहमान को पहुंचा कर लौटती रहती हैं और अचानक बड़े मियाँ की दुकान देखकर वो रुक जाती हैं और वहां रुकने के साथ ही साथ बड़े मियाँ ने मोर के बच्चों की तारीफ शुरू कर दी और अंततः तमाम चीजें बताते हुए कि मैंने इसे आपके लिए रखा था, मैंने किसी को नहीं दिया, 30 रुपए में मैंने इसे खरीदा है। और बस सीधा सीधा दाम बताती हैं। अंत में लेखिका क्या करती है, उन्हें 35 रुपए दे देती है। 30 रुपए तो देती हैं मोर के बच्चों के और 5 रुपए बड़े मियाँ के नाम से दे देती हैं। बड़े मियाँ उसे लेकर खुश हो जाते हैं और वो उसे गाड़ी में रखती हैं और लेकर अपने घर आती हैं। वो बच्चे इतने छोटे हैं कि देखने में वो तीतर के बच्चों से लगते हैं, तो तीतर के बच्चों के समान लगते हैं। तो उसे वो लाती हैं, वो चूहेदानी जैसे पिंजरे में रखे हुए से वे निकालती हैं, अपने घर में रख देती हैं। और बच्चे जो मोर के थे, नन्हे नन्हे बच्चे, कभी कभी इधर उधर घुमा फिरा करते थे और फिर धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई और उस आदत से वे जो थे वहां उठने बैठने लगे। तो उनकी जो रद्दी की टोकरी थी उसमें भी वो अपनी जगह बना ली। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने कहानी की पुनरावृत्ति इसलिए कर दी ताकि आपको कहानी याद आ जाए और फिर मैं आगे की लाइनों को पढ़ूं और आपको समझाऊं। तो मैं अब पढ़ने चल रही हूँ कहानी के आगे के उस अंश को जहां मैंने उस वीडियो को खत्म किया था। तो इस तरीके से कहानी प्रारंभ होती है। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो रहे होते। गुप्तवास करते मतलब छुप के रहते। तो 2-4 दिन तो वो इधर उधर अलमारी के पीछे, पलंग के पीछे इधर उधर छुपे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई, फिर वो रद्दी की टोकरी में रहने लगे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी आदत बना लिए कि उस रद्दी की टोकरी में आकर रह जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और धीरे धीरे स्थिति हुई कि वो जब लेखिका से बिल्कुल परिचित हो गए तो उनके साथ खेलने कूदने लगे। तो उनके कभी कभी अचानक सर पर भी उछलकर बैठने की कोशिश करते, प्रकट हो जाते। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तो उन्होंने एक बिल्ली भी रखी थी जिसका नाम रखा था चित्रा। लेकिन चूंकि मोर के बच्चे नए नए थे तो उन्होंने क्या किया कि मोर के बच्चों को हमेशा कमरे के अंदर रखती थी और जो चित्रा थी उनकी बिल्ली, वो कमरे में ना आ जाए इस डर से वो उसे हमेशा बंद रखती थी। क्योंकि उसे नवागंतुक मतलब नए मेहमान से, नवधन आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता आने वाला, नव का मतलब नया। मैंने यहाँ पर आपको इस शब्द का बच्चों अर्थ भी लिख दिया है, नवागंतुक। ये देखिए नवागंतुक, जिसका मतलब होता है
नए मेहमान। तो इस तरीके से मैंने शब्द भी, जो कठिन शब्द हैं वो मैंने थोड़े यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो बिल्ली इन्हें ढूंढ लेती तो निश्चित था कि उन्हें मार देती। तो उन्होंने कहा शोध मतलब खोज, तो उनकी इस खोज का जो परिणाम था, परिणाम यही होता कि मोर के जो बच्चे थे वे मर सकते थे। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उन्होंने कहा महादेवी वर्मा ने यानी लेखिका ने कि वैसे वो चूहा भी नहीं मारती थी, इतनी अभ्यस्त हो गई थी उनके यहाँ रहते रहते कि एक चूहा भी नहीं मारती थी। लेकिन चूंकि वो जीव जंतु घर में बिल्कुल नए दिखाई दे रहे थे तो उन्हें लगा कि शायद ऐसा हो कि वो इन नए मोर के बच्चों को देखकर मार दे। तो अनाधिकार चेष्टा, बिना इच्छा के, बिना अधिकार के की गई इच्छा या चेष्टा, अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसे ये लगता बिल्ली को कि उसके अधिकार में कोई कमी हो रही है, लेखिका उस चित्रा को कम ध्यान देती हैं तो वो मार भी सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरे मेज को अपना सिंहासन बना ले। और चूंकि कमरे का दरवाजा वो बंद रखती थी कि बिल्ली कमरे में आ ना जाए, तो जब कमरे का दरवाजा बंद देखकर ये जो मोर के बच्चे थे, ये मोर के बच्चे भी क्या करते हैं, बिल्कुल रामराज होता है उनका, वो उनकी किताबों की जो मेज रहती है उस पर भी वो अपना आसन बना लेते थे, बैठ जाते थे, तो सिंहासन बना लेते थे। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। यह स्थिति चित्रा तो उनकी बिल्ली है और मार्जारी का मतलब होता है बच्चों बिल्ली। संस्कृत का शब्द है बच्चों अभिमानिनी, घमंडी, और मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत का एक शब्द है मार्जारी। तो बिल्ली को संस्कृत में मार्जारी बोलते हैं। तो उसके लिए ये असह्य था कि उसके एकाधिकार को कोई तोड़े, उसका हनन करे। तो इस तरीके से वो ऐसा भी कर सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि लेखिका को ये लगने लगा कि अब तो ये पूरा कमरा ही चिड़ियाघर बन गया है। वो जहां तहां उड़ते बैठते अपना अधिकार समझ करके, तो उन्हें लगा कि अब तो ये जो कमरा है लेखिका का वो चिड़ियाघर में बदल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब ये कुछ दिन हो गया, ये अभ्यस्त हो गया है, अब इन्हें वापस ले चल के उन पक्षियों के बीच में भी डाल देना चाहिए जहां पर कि उन्होंने सोचा कि चिड़ियाखाना जो बना के रखी थी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखती थी, वहां इसको भी अब रख देना चाहिए, तो वो भी मिलजुल के वहां खुश होगा। तो ये सोच के उन्होंने जाली के बड़े घर में उसे पहुंचा दिया जो उनका छोटा सा चिड़ियाघर था, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो लेखिका ने कहा कि जो उनके जीव जंतु जिनको उन्होंने पाल रखा था वो उनका वो सामान्य निवास यानी रहने की जगह थी। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। दोनों नवागंतुक, नवधन आगंतुक, नया मेहमान जो यानी जो नया आया है, नव मतलब नया, तो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया। जब दो नन्हे नन्हे मोर के बच्चों को ले जाकर उन्होंने जाली के घर में डाला तो वहां रहने वाले जितने जीव जंतु थे उन्हें लगा कि जैसे घर में नई बहू आ जाए। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब घर में नई बहू आती है तो लोग दरवाजे के आड़ से छुप छुप कर बारी बारी घुस घुस के उसके अंदर देखते हैं। तो वैसे ही जब जाली घर में कोई नया जीव आ जाता था तो सारे जीव जंतु भी उसे बिल्कुल वैसे ही देखते थे जैसे इस जाली घर में कोई नई बहू आ गई, नववधू मतलब नई बहू आ गई हो।
लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। अब उन्होंने एक लक्का कबूतर पाल रखा था। उसने जैसे ही देखा कि एक नवागंतुक यहाँ आ गया है तो उसने तुरंत ही उसके चारों ओर गोल 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 घूम करके वो नाचने लगता है और नाचने लगता है और गुटरू की एक रागिनी राग जैसे लग रहा हो वो आलाप रहा था। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अब जो खरगोश थे वो थोड़े बड़े थे तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम चुपचाप सभ्य व्यक्तियों के जैसे सज्जन लोगों की तरह बैठकर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उन निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और जो छोटे खरगोश के बच्चे थे उसके चारों ओर, जो मोर के बच्चे थे उनके चारों ओर घूमने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो लेखिका को लगा कि चिड़ियाघर में नया जीव जंतु नहीं आ गया। किसी नए जीव को डालती तो उन्हें लगता जैसे उसमें भूचाल आ गया है। जितने जीव जंतु रहते वो पूरा एकदम तहलका मचा के रख देते थे और चारों ओर घूमते रहते थे नववधु को देखने के लिए जैसे उतावले हों। ठीक उसी तरीके से ये जीव जंतु भी मोर के बच्चों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए खूब उतावले होके कोहराम मचा देते थे। तो उनको लगता है जैसे भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब कहानी आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे मोर के जो बच्चे थे वो बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। अब उन्होंने कहा जैसे जैसे मोर के बच्चे बड़े होने लगे वैसे ही देखते देखते ऐसा लगने लगा जैसे झिल्ली को फाड़कर कोई छोटी सी रंग बिरंगी तितली जो है बाहर निकलती है। तो इस तरीके से जैसे वैसे ही मोर के बच्चे जब आए थे तो तीतर के बच्चों जैसे दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे उनके स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन होने लगा। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। अब मोर के सिर की जो कलगी होती है, मोर के सिर पे आपने देखा होगा 3 ऐसे ऊंचे ऊंचे से निकले होते हैं। तो उन्होंने, लेखिका ने कहा कि मोर के सिर की जो कलगी, उसी को कलगी कहते हैं बच्चों, बहुत सघन हो गई और चमकीली भी हो गई। रंग बिरंगा मोर अब दिखने लगा। चोंच अधिक बंकिम और चोंच जो थी बिल्कुल पैनी तेज हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति चमकने लगी। गोल आंखों में इंद्रनी यानी इंद्रधनुषी, इंद्रनी इंद्रधनुषी, नीलाभ, नीलाभ मतलब होता है बच्चों नीला। नीलाभ शब्द का मतलब होता है नीले रंग की, यानी जो उसकी आंखों में थी इंद्रधनुषी नीले नीले रंग की, जो द्युति मतलब चमक, द्युति का मतलब होता है चमक, तो वो दिखाई पड़ने लगी। तो इन्होंने यही कहा कि जो नीलाभ द्युति यानी नीले रंग की जो चमक थी वो दिखाई पड़ने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, नील मतलब नील, हरित मतलब हरा, ग्रीवा मतलब गर्दन। तो उन्होंने कहा कि लंबी नीली हरी गर्दन जो थी वो दिखाई पड़ने लगी मोर की। हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी और फिर हर भंगिमा उसकी जो थी, हर तौर तरीका, घूमना फिरना नाचना कूदना जो था, उसमें वो नीली हरी जो गर्दन का जो सुंदर रंग था वो दिखाई पड़ने लगा। दक्षिण वाम, वाम मतलब बायां, दक्षिण मतलब दायां, दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे और मोर के दाहिने और बाएं दोनों पंखों में स्लेटी रंग के और सफेद रंग का, जैसे लगता था उसपे कोई आलेख बना दिया, ड्राइंग कर दिया और चित्र बना दिया हो, ऐसे प्रतीत होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे और पूंछ अब मोर की जो थी वो लंबी होने लगी धीरे धीरे, और लंबी होते होते अब उस पे जो था गोल गोल, आपने मोर के बच्चों को देखा होगा, मोर के पंख में पीछे जो होता है बिल्कुल ऐसे करके गोल रंग का सतरंगा गोला जैसा बना होता है, उसी को ये बता रही हैं।
कि उसमें ऐसा लगने लगा जैसे पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। चंद्रिकाओं के मतलब चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में जो सतरंगी रंग, इंद्रधनुषी सतरंगी रंग जो थे उद्दीप्त हो उठे, दिखाई पड़ने लगे, चमकने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अब इन्होंने कहा कि रंग रहित पैरों में कोई रंग नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक जो मिट्टी का रंग होता है उस तरह के दिखाई पड़ते हैं। रंग रहित यानी रंग बिना जो पैरों की गर्वीली गति का मतलब होता है जो बिल्कुल ऐंठ कर घमंड से जो चाल होती है वो मोर की चाल होती है। गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से, एक नया सौंदर्य से जैसे मोर को भर दिया हो। उसका गर्दन ऊंची कर देखना। अब देखिए उसकी भंगिमाओं का वर्णन लेखिका कर रही है। जब मोर इतना सुंदर दिखाई देने लगा तो वो अपनी गर्दन को उचका कर देखता था, तो उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना। अब वो गर्दन उठा के ऊपर देखता था, फिर गर्दन को ऐसे नीचे करके वो दाना चुगता था। पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, जब कोई कुछ बोलता तो यूं गर्दन को टेढ़ा करके कुछ कान लगा के जैसे सुन रहा हो इस तरीके की हरकत करता। आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। तो लेखिका ने कहा कि जो मोर का दाना चुगना, गर्दन उठाकर देखना, फिर कान को टेढ़ा करके किसी की बात सुनना आदि जो वो देखती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी सुकुमारता, उसका कोमलपन, उसकी जो सुंदरता है, सौंदर्य, वो देख करके ही वर्णन किया जा सकता है। इस चीज की अनुभूति लेखिका करती हैं। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अब इन्होंने कहा कि उसकी चाल का वर्णन मैं करना भी चाहूं तो नहीं कर सकती हूं, क्योंकि गति का चित्र वर्णन नहीं किया जा सकता। गति को अनुभव किया जा सकता है, देख के उसके सौंदर्य को अनुभव किया जा सकता है। लेखिका यही बताना चाहती हैं, तो यही चीज वो बताती यानी कि यहाँ पर उन्होंने मोर के स्वरूप का जो सौंदर्य वर्णन है वो कर रही हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ बच्चों। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। अब अभी तक तो इन्होंने मोर की बात की कि मोर कैसा लगता था देखने में, अब ये बात कर रही हैं मोरनी की। तो कहती हैं कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। तो मोरनी का जो विकास था वो मोर के समान नहीं दिखाई पड़ा था, उतना सुंदर नहीं था। मोर और मोरनी के स्वरूप में बहुत अंतर होता है, आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। मोरनी की लंबी पूंछ नहीं होती है, वो छोटी सी होती है, और मोर की एक लंबी पूंछ होती है। इसीलिए जब वो बादलों को देखता है तो पंख को उठाकर नृत्य करता है, नाचता है। तो उन्होंने कहा मोरनी का विकास जो था मोर के समान उतना चमत्कारिक, आश्चर्य में डालने वाला तो नहीं था, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अब इन्होंने कहा कि यद्यपि मोर जैसी उसका सौंदर्य तो नहीं था, लेकिन उसकी भी गर्दन पर धूपछाई रंग दिखाई पड़ते थे, और उसकी जो कलगी थी सिर के ऊपर वो भी बिल्कुल लगता था कि हवा में चंचल हो रही है, हिलती डुलती सी सुंदर लगती थी। और पंखों में श्याम श्वेत यानी जो श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, काले सफेद जो थे पत्र लेखा की तरह, जैसे उस पर किसी ने कुछ लिख दिया हो, दिखाई पड़ते थे। मंथर गति से वह भी मोर की और धीरे धीरे मटकते हुए बिल्कुल चलती थी, तो लगता था कि सच में ये मोर की एकदम बिल्कुल उपयुक्त मतलब उचित, सहचारिणी मतलब साथ चलने वाली, सह मतलब साथ, चारिणी मतलब चलने वाली, तो साथ चलने वाली होने का प्रमाण देती थी कि बिल्कुल जो मोर है उसके साथ चलने वाली ये बिल्कुल सही जोड़ी है। सहचारिणी का मतलब जो होता है साथ चलने वाली होती है। तो मैंने बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सहचारिणी जो है साथ चलने वाली।
तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, इसीलिए मैंने कुछ कठिन शब्दों को यहाँ भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से देखकर भी समझ सकते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर समझा रही हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नीला ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का जो नामकरण हुआ वो राधा हुआ। अब लेखिका को क्या लगा? लेखिका को ये लगा कि इसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल नीली है और तो इसका नाम नीलकंठ रखना बिल्कुल उचित है। और वो बिल्कुल साथ साथ हमेशा लगी रहती थी, तो साथ साथ चलने के सहचारिणी होने के कारण लेखिका ने उसका नाम राधा रख दिया कि साथ साथ रखा जाता है। राधा शब्द जो है वो आराध्या शब्द से बना है, क्योंकि आराध्या यानी आराधना करने वाली। तो कृष्ण की जो राधा थी वो कृष्ण के साथ चलने के लिए आराधना करती रहती थी, इसी से राधा शब्द बना। तो राधा उन्होंने साथ चलने के अर्थ में उपयोग करके समझा है, तो उन्होंने मोरनी का नाम राधा रख दिया। यानी मोर का नाम पड़ा नीलकंठ और मोरनी का नाम पड़ा राधा। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में अब नीलकंठ और राधा शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो इसके आगे मैं बढ़ती हूँ और अब देखिए क्या होता है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। अब जब नीलकंठ जो था जाली घर में रहने लगा, धीरे धीरे आदती हो गया, वहां के जीव जंतुओं से वो परिचित हो गया बिल्कुल, तो उसने स्वयं को सबसे ज्यादा सेनापति जैसे लग रहा था, वो बाकी सारे जीव जंतु उसकी सेना के काम करने वाले लोग हों तो वो सेना का सेनापति हो। उसने अपने आप उनकी देख रेख करके, उनकी संरक्षण करके उनका स्वयं को सेनापति अपने आप बना लिया। यानी वो सारे जीव जंतुओं का संरक्षक बन के रहने लगा। तो उन्होंने बताया कि सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देने लगता। अब उसका काम क्या था कि वो सवेरे सवेरे उठता और उठने के बाद सारी सेना तैयार करता, सारे जीव जंतुओं को एक साथ लेता और सबको लेकर के एकदम सवेरे ही वो सबको इकट्ठा करता और उस जगह पे ले जाता जहां उनको दाना खिलाया जाता था। और फिर वो घूम घूम के सबको देखता रहता। अगर किसी कारण से कोई जीव जंतु आपस में लड़ते, कोई जीव जंतु आपस में शैतानी करते, तो वो क्या करता, जरा सा भी गड़बड़ी देखा किसी की तो गड़बड़ी के साथ ही वो क्या करता कि उनको अपने तीखे मतलब तेज, चंच मतलब चोंच, चोंच से प्रहार मतलब चोट करना, तो अपनी चोंच से प्रहार करके ठोकर मार मार के चोंच से उन्हें ये सिखाता कि तुम शैतानी मत करो। इस तरीके से उन्हें दंडित करता, सजा देता। तो सजा देने से वो जीव जंतु भी जो थे नीलकंठ को अपना सेनापति मान लिए थे कि नीलकंठ ही उनका असली सेनापति है। मैं आगे बढ़ती हूँ बच्चों। तो खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। अब वो क्या करता, खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को क्या करता, कान, खरगोश के कान लंबे लंबे होते हैं, तो लंबे लंबे कानों को अपने चोंच से पकड़ लेता था और जब वो दर्द से क्रंदन मतलब चिल्लाना कराते थे, तो देखिए आर्त क्रंदन शब्द मैंने यहाँ लिखा है, आर्त क्रंदन यानी कराहना। जब वो दर्द से चिल्लाकर कराहते थे तो तब उन्हें जाके छोड़ता था नीलकंठ, लेकिन शैतानी करते ही वो चोंच से उनको उठा लेता था, पकड़ लेता था और जब वो खुद चिल्लाते कराहते तब उन्हें मुंह में लटकाए हुए इधर उधर रखता। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि उसकी जो पैनी चोंच होती, खरगोश के कान बिल्कुल मुलायम होते हैं, तो उनके कान में जैसे लगता किसी ने कान उनका छेद दिया हो, कर्णवेधन। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार
हो जाता। कर्णवेध संस्कार का मतलब होता है बच्चों कान छेदवाना भी एक संस्कार है, एक संस्कार है कर्ण छेदन या कर्णवेधन। तो उन्होंने कहा कि जब नीलकंठ खरगोश के बच्चों को उठा लेता था या खरगोश के बच्चों को इधर उधर ले जाता था मुंह से पकड़कर, तो कान से पकड़ लेता था और उसकी नुकीली चोंच होती थी तो वो चुभ जाती थी। तो ऐसा लगता था जैसे खरगोश के बच्चे का कर्णवेधन संस्कार हो गया हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रतीत होता कि जैसे कर्णवेधन संस्कार हो जाता हो, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। नीलकंठ ने स्वयं को सेनापति बना लिया था जीव जंतुओं का, तो वो भी उसकी बात मानते थे और मानने के साथ साथ क्या करते थे कि कभी भी उसे नाराज नहीं करते थे, नाराज होने का अवसर भी नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। दंड तो देता था, ये सच है। तो ये सच है कि जो डांटता है, जो मारता है, वही जो रहता है प्रेम भी करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नीलकंठ जीव जंतुओं को डांटता था, शैतानी करने पे चोंच से उठा लेता था, लेकिन उनकी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तो उनकी रक्षा का भी काम वो बाखूबी करता था। तो प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में छुआ-छुआवल सा खेलते रहते और नतीजा क्या होता कि कभी कभी वो मिट्टी में जैसे बच्चे छुआ-छू वाला खेल खेलते हैं, एक दूसरे को छूने दौड़ते रहते हैं, जैसे लगता था कि वो नीलकंठ बैठ के देखता, सारे जीव जंतु उसका कहना मानकर वो खेल खेल रहे हैं। तो इस तरीके से खेल खेलते हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली घर के भीतर पहुंच गया। अब एक दिन की घटना है, इन्होंने कहा है कि एक दिन की घटना का वर्णन किया है कि एक दिन ऐसा हुआ कि सब खेल रहे थे जीव जंतु, तभी कोई सांप जो था वो जाली घर में चला गया, जाली घर के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गिरा। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था। अब जाली घर में सांप पहुंच गया। सारे जीव जंतु जब सांप को देखते हैं तो इधर उधर भाग लेते। एक नन्हा सा खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ में आ गया और उसने क्या किया, मुंह से खरगोश के बच्चे को पीछे से पकड़ लिया। अब पीछे से पकड़ लिया और मुंह में दबा लिया तो खरगोश का बच्चा जो रहता है घबरा कर ची ची की आवाज से चीख रहा है, चिल्ला रहा है और डर के मारा उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो ची ची का स्वर भी इतना तीव्र था, इतना जोर जोर से ची ची कर रहा था कि अचानक वो आवाज नीलकंठ के पास पहुंच गई। नीलकंठ उसमें ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। अब बहुत तेज, क्योंकि उसने दबा रखा था, बहुत तेज, वो चिल्ला नहीं पा रहा था और तभी, लेकिन वो धीरे धीरे चिल्ला रहा था, ची ची की आवाज निकली। अचानक नीलकंठ जो था वो एक झूले पर बैठा हुआ था और नीलकंठ दूर ऊपर झूले पर सो रहा था और उसके चौकन्ने कानों में वो खरगोश के ची ची की जो आवाज थी वो पड़ती है। और जैसे ही वो मंद स्वर उसने सुना, उसके कानों में पड़ी, तो उसको खरगोश की व्यथा का अनुमान हो गया कि निश्चित है ये खरगोश का बच्चा किसी कष्ट में है। व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से झपट्टे से नीचे आ गया। और जैसे ही उसे लगा कि खरगोश के बच्चों को कोई कष्ट है तो वो क्या करता है, दौड़ के, उसने पंख फैला के सोया था, उठता है और दौड़ करके वो नीचे उतर आता है। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब चाहता तो नीलकंठ सांप को मार सकता था, लेकिन उसे क्या लगा कि अगर उसने सांप को मारने के लिए उसके मुंह पर अपनी चोंच चलाई, चोंच नीलकंठ की जो थी बहुत पैनी और बिल्कुल तीखी थी, अगर वो सांप को मारने के लिए चोंच चलाता तो खरगोश के बच्चे का जो आधा धड़ था पिछला, उसने मुंह में दबा रखा था, तो हो सकता है नन्हे से खरगोश के बच्चे को भी चोट लग जाती, ये भी हो सकता था। तो उस नीलकंठ देखिए कितना चतुर था कि उसने क्या किया कि जब उसे लगा कि अगर मैं चोट चलाऊंगा तो ये निश्चित है कि खरगोश का बच्चा घायल हो जाएगा,
तो उसने सोचा कि ऐसे तो खरगोश को नहीं बचाया जा सकता है और कोई उपाय उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब खरगोश को बचाने के लिए सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो सांप के फन पर अगर चोंच मारी गई तो खरगोश भी घायल हो सकता है, ये बात उन्होंने समझी। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया और उसकी पकड़ पड़ते ही ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। अब उसने सोचा, नीलकंठ ने क्या किया कि अब उसने धीरे से सांप के फन को अपने पंजों में दबा लिया और पंजों में दबाने के साथ ही साथ उसने प्रहार करना शुरू किया। जब वो लगातार प्रहार करता रहा तो उस लगातार प्रहार के माध्यम से जो सांप की पकड़ थी वो ढीली पड़ गई और पकड़ ढीली पड़ते ही उसका मुंह जो था वो खुल गया और खुलने से उसके मुंह में जो खरगोश का बच्चा था वो ढीला पड़ा और वो निकल भागा, लेकिन घायल हो चुका था क्योंकि सांप ने अपने मुंह में उसे दबा लिया था। तो बाहर निकल के भागता है, किसी तरह जान तो बचाया लेकिन बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया था, उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं थी, अधमरा सा हो गया था और जाके चुपचाप पड़ गया। तो नीलकंठ की सतर्कता देखिए कि नीलकंठ ने उस नन्हे से खरगोश को बचाने के लिए कितनी जंग लड़ी, कितनी अपने संरक्षण में रहने वाले जीव जंतुओं की कितनी रक्षा करता था कि जब नन्हा खरगोश ची ची करता है तो उससे नहीं रहा जाता और न रह जाने पर फिर वो क्या करता है कि किसी भी तरीके से उसे बचाने का प्रयत्न करता है और बचाने के प्रयत्न में उसने सांप के फन के पिछले हिस्से को पंजे से दबा के प्रहार करना शुरू किया, मुंह ढीला हुआ और बच्चा निकल गया खरगोश का। तो इस तरह से वो अपने जाली घर में रहने वाले जितने जीव जंतु थे उनकी रक्षा करता था। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो मैं आपको आज यहीं तक कहानी पढ़ाती हूँ और फिर शेष बचे भाग को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।